हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। ये अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसका इफेक्ट नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए यूरोप में कैसे किया उसका हमने पढ़ा था। नेपोलियन का कैप्चर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था नेपोलियन कोड्स क्या क्या थे। सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, सिविल कोड ऑफ 1804 पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा? इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि यूरोप का इनिशियली कैसा था, यूरोप कैसा 18th सेंचुरी में कैसा यूरोप था। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट आई मीन टू से दैट कि जैसा यूरोप अभी हमें दिखता है, हम कैसे जब यूरोप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, हम बात करते हैं जर्मनी की, हम बात करते हैं फ्रांस की, हम बात करते हैं इटली की। वी टॉक अबाउट डिफरेंट नेशंस। लेकिन 18th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में यूरोप के पास ऐसा कोई भी नेशन नहीं था। यूरोप में क्या था? यूरोप वाज अंडर द रूल ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब राजाओं का रूल हुआ करता था, जिसके अंदर एक राजा के अंदर कई तरह के लोग रहा करते थे। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक टेरिटरी है, एक राजा है, उसके अंदर जर्मनी का कुछ पार्ट है, उसके अंदर इटली का कुछ पार्ट है, उसके अंदर ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट है, उसके अंदर हंगरी का कुछ पार्ट है। मतलब अलग अलग कंट्री के छोटे छोटे पार्ट बन के एक अंपायर है। तो बेसिकली हम जब एक अंपायर की बात करते हैं 18th सेंचुरी की, तो हम ये बात करते हैं कि एक ऐसी अंपायर जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, जिसका एथनिक ग्रुप डिफरेंट है। एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है? जिनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, जिनका कल्चर अलग है और जिनकी हिस्ट्री अलग है। तो अलग अलग तरह के कल्चर के लोग एक साथ जब रह रहे थे तो इस तरह का कुछ अंपायर वहां पे हुआ करता था। तो वहां पे इस नेशन स्टेट्स नहीं थे यूरोप के अंदर। राइट, तो ये हम इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो उसमें से सबसे एक बहुत आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक स्पेशल एम्पायर का जिक्र किया है, हैब्सबर्ग एम्पायर का जिक्र किया है। ये देखिए आप यहाँ पे, रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रियो हंगरी। ऐसी कई एम्पायर थी। एक हैब्सबर्ग एम्पायर हो गई, एक आपने बहुत कॉमन सुना होगा ओटोमन एम्पायर थी। ओटोमन एम्पायर में बेसिकली टर्की और उसके कुछ हिस्से आते थे, बाकी भी आते थे। ऐसी हम कई एम्पायर्स की बात जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में करते जाएंगे। हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन द पीपल। इसके अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप अगेन अगेन आई एम मेंशनिंग और क्लियरिंग इट अगेन कि वहां पे क्या था, अलग अलग लैंग्वेज कल्चर के लोग एक साथ रहते थे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर में बोहेमिया एक रीजन था, वहां पे जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। लॉम्बार्डी और वेनेशिया एक रीजन था जहाँ पे इटालियन लोग थे। और हंगरी जहाँ पे मैग्मार और पॉलिश जैसे लोग रहा करते थे। ये तो किसकी लैंग्वेज है बेटा? एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज है। दिस आर द लैंग्वेज यूज्ड बाय द एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? हाई क्लास पीपल हुआ करते थे। इसके अलावा कंट्री साइड में, मतलब उस हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री में अलग अलग पीजेंट्स, अलग अलग जगह से आए हुए पीजेंट्स भी रहा करते थे। ये उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। बोहेमियंस एंड शॉर्वेक्स टू द नॉर्थ एंड क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। तो ये अलग एक एम्पायर का हमने बताया कि एक एम्पायर कितनी अटपटी सी थी, बिल्कुल अलग सी एम्पायर थी जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। अब ऐसी कंडीशन में आप, हमारे मन में एक सवाल आता है कि भाई ऐसी कंडीशन में अगर लोग रहते थे तो ये एक कैसे थे? तो यहाँ पे उसका बहुत अच्छा सा एक आंसर दिया हुआ है कि वो बताते हैं कि इनमें यूनिटी होने का फिर एक ही तरीका था। क्या तरीका था? इनके एम्परर के कुछ बहुत ही लॉयल पीपल हुआ करते थे। वो लॉयल पीपल इन पीजेंट्स को डोमिनेट करके चलते थे। तो पीजेंट्स बेसिकली दे वर नॉट वेरी रिच और उनके पास कोई राइट ही नहीं था। जो भी राइट था, जो भी रिच, जो भी पॉलिटिकल राइट थे, सोशली जो डोमिनेंट ग्रुप था वो था एरिस्टोक्रेट्स का। और दे वर वेरी लॉयल टू द एम्परर। तो उनके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो अलग हो सके। उस एम्परर के साथ हैं तो उनको भी उनके साथ रहना पड़ता था। तो अब ये तो एक हमने बात की कि किस तरह का यूरोप का अगर हम देखते तो यूरोप का हमें मैप किस तरह का दिखाई देता। और अब तक के मैप में आप अगर छोटी सी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो अब तक के मैप में पहुंचने में ये हमने क्या क्या स्टेप्स यूरोप ने लिए वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में किस तरह के लोग रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोप में दो तरह के मेनली लोग मिले। एक थे एरिस्टोक्रेट्स, हाई क्लास पीपल हु वर द डोमिनेंट क्लास। किसको डोमिनेट करते थे? बेचारे पुअर पीजेंट्स को। पीजेंट्स यानी जो कि नौकर होते हैं। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ ओन। इनके अपने बड़े बड़े एस्टेट्स थे। एस्टेट्स यानी बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी उनके पास। एंड जनरली दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच फॉर their political work. Their families were also connected by the mean of their marriages. They're very less in number, but they dominated the peasants who were large in number.
ओके, तो अभी हम देखेंगे फिर क्या हुआ, ये कैसे काम करते थे। तो अगर वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो बल्क ऑफ द लैंड कौन करता था, टेनेंट्स करते थे। उनको कल्टीवेट कौन करता था, टेनेंट्स करते थे। ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे अपनी लैंड दे देते थे रेंट पे, भैया आप तुम पीजेंट को दे दिया, अब तुम इसमें से जो मुझे रेंट दो, तो रेंट दे देते थे। उनके पास पीजेंट बेचारे उतना ही आता था उनके हाथ में जितना उनको जरूरत पड़ती थी। ये स्मॉल ओनर जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड है। और उसके अलावा अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जाते हैं तो लैंड होल्डिंग वर कैरेक्टराइज बाय वास्ट स्टेट, वास्ट बहुत बड़े बड़े लैंड, जिसको कल्टीवेट कौन करते थे, सिर्फ पीजेंट, सर्फ्स, उनके जो नौकर थे। बंधुआ मजदूर अगर आपने सुना होगा इंडिया के अंदर, तो वो कॉल एज बंधुआ मजदूर थे, वो कॉल एज सर्फ्स इन यूरोप। अब ये तो एक बात थी कि यूरोप में पहले कैसे लोग थे, फिर हम आज तक कैसे पहुंचे। उसमें एक बड़ी क्लास का जन्म हुआ, राइज हुआ। दैट क्लास वाज द मिडिल क्लास। कौन सी क्लास, मिडिल क्लास। वो आई कहां से, अब हमने देखा कि वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होने लगा। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं इतने सालों से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, वर्क मिलते हैं, टाउन बनते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के आसपास जो है टाउन बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। वहां पे एक वर्किंग क्लास आता है, एक स्किल्ड लेबर आता है, एक पढ़ा लिखा इंसान जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ, बट फ्रांस और जर्मन में हुआ 19th सेंचुरी में। एक नई क्लास का जन्म हुआ। दैट क्लास वाज अ वर्किंग क्लास पीपल एंड अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। In Eastern and Central and Eastern Europe, these were in small in number till late 19th century, तो वो बहुत कम थे। बट ये क्या थे, इनमें से जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड, दे वर द लिबरल मिडिल क्लास, जिन्होंने नेशनलिज्म अपने देश में डालना चाहा। उनका छोटा सा इनिशिएटिव था, व्हाट दे वांटेड अ नेशनल यूनिटी। तो ये इस वीडियो में हमने क्या बात किया बेटा, हमने बात किया कि इंग्लैंड पहले कैसा था और उसमें उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। तो पॉलिटिकली अगर हमने बात किया तो हमको पता चला कि एक ही तरह के, कई तरह के लोग थे, वो एक ही एम्पायर के अंदर रहा करते थे। हमने इसका एग्जांपल क्या देखा, हाब्सबर्ग एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको कुछ नाम इसके अंदर याद करने होंगे। हाब्सबर्ग एम्पायर में आपके कौन कौन से रीजन आते हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। बोहेमिया रीजन, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, लॉम्बार्डी इटालियन पीपल थे, हंगरी में मैगियार और पॉलिश बोला जाता था। फिर आते हैं एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स के बारे में हमने क्या बताया, दे वर द हाई क्लास पीपल, दे हैड कॉमन वे था उनका लिविंग का, उनके बीच में मैरिज की टाइज थी, तो दे वर लाइक खुद ही चलते, और लेकिन वो डोमिनेटिंग थे। कौन थे वो डोमिनेटिंग, किसको डोमिनेट करते थे, पीजेंट्स को। अब मैंने आपको बताया राइज ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, तो ये बढ़ने लगा, एक राइज हुआ। ये पढ़े लिखे लोग थे, दे वेंट फॉर अ, they wanted to abolish the aristocratic privileges। जितने भी मिडिल क्लास था वो बोलता था भाई मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे एरिस्टोक्रेट्स नहीं चाहिए, मुझे एक डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए। अभी ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो लिबरल्स थे, ये लिबरल्स की डिमांड्स क्या थी और इनका व्यू क्या था, किस तरह का नेशन चाहते थे, एंड व्हाट वर द रिफॉर्म्स दे वांटेड टू हैव इन द इकोनॉमिक स्फीयर। क्यों इकोनॉमिक स्फीयर, बिकॉज दे वर बेसिकली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जो था वो अपने इकोनॉमिक स्फीयर में भी थोड़ा रिफॉर्म चाहेगा। So they wanted to change the political sphere of the country and they wanted some change in the economic sphere। उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। तो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डिस्कस अबाउट द लिबरल नेशनलिज्म। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।